तो काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि थॉर वर्सेस कैप्टन मार्वल पे एक वीडियो आएगी और आज मैं वही वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मैंने इस वीडियो में सुपरमैन को भी ऐड कर लिया। तो थॉर वर्सेस सुपरमैन वर्सेस कैप्टन मार्वल एक बहुत पॉपुलर और पावरफुल टॉपिक है एंड आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फिनिटी वॉर थॉर वर्सेस ब्लैक सुपरमैन वर्सेस बाइनरी फॉर्म ऑफ कैप्टन मार्वल की। एंड यार ये सब बातें सुन के आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि ये कंपैरिजन मूवीज बेस्ड होने वाला है, मतलब एमसीयू और डीसीयू के बेसिस पे। तो कुछ भी शुरू होने से पहले अपना पर्सनल ओपिनियन हमें कमेंट में नीचे शेयर कर दो कि आपके अकॉर्डिंग इनकी फाइट का विनर होने कौन वाला है। एंड फटाफट से कैप्टन की शील्ड को थ्रो करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप सुपर स्टूडियोज का एक सुपर मेंबर बन पाओ। तो सबसे पहली बात कि हम इनके कंपैरिजन को एक एक करके करेंगे ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आए और इस वीडियो में और मज़ा आए। तो शुरू करते हैं कैप्टन मार्वल वर्सेस सुपरमैन। तो कैरल डैनियल्स यानी कैप्टन मार्वल को उसकी पावर मिली स्पेस स्टोन से एंड स्पेस स्टोन की वजह से उसके पास स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड और रिफ्लेक्सेस जैसी बेसिक एबिलिटी आ गई, लेकिन इसके साथ साथ उसके पास आई फोटोन फिस्ट की एबिलिटी। कैप्टन मार्वल इजीली एनर्जी मैनिपुलेशन एंड एनर्जी एब्जॉर्प्शन जानती है। इसके ऊपर वो फाइट में किस तरह से अपनी पावर्स को यूज करना है वो भी जानती है। और जहाँ तक बात आती है काल-एल यानी मैन ऑफ स्टील यानी सुपरमैन की, तो वो एलियन है जो कि क्रिप्टन प्लैनेट से यहाँ पे आया, लेकिन यहाँ पे सन का रेडिएशन ज्यादा होने की वजह से या सन की पावर ज्यादा होने की वजह से उसकी पावर भी बहुत ज्यादा बढ़ गई एंड जिस वजह से सुपरमैन के पास है स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, रिफ्लेक्सेस, हीट विजन और एक्सरे विजन। तो अब हम इन दोनों कैरेक्टर्स को कंपेयर करते हैं और शुरुआत करते हैं स्ट्रेंथ से। तो अगर बात करें कैप्टन मार्वल की, तो कैप्टन मार्वल ने इतनी बड़ी स्पेसशिप को भी बाउंस बैक किया। इसके ऊपर अवेंजर्स एंड गेम के टाइम में इसने आयरन मैन की स्पेसशिप को भी अपने हाथों से इतने इजीली लिफ्ट किया एंड इन सबसे ऊपर इसने थैनोस एंड रॉडन की स्पेसशिप्स को डिस्ट्रॉय किया सिर्फ उनके बीच से मूव करके। एंड इसके अलावा हमें कैप्टन मार्वल का ऐसे भी कोई बड़ा फिट देखने को नहीं मिला है एमसीयू में। लेकिन अगर हम अपने सुपरमैन की बात करते हैं तो बैटमैन ने ये खुद कहा था कि सुपरमैन एक प्लैनेट के जितना पावरफुल है। इसके अलावा इस स्पेसशिप को इतने इजीली खींच रहा था, ऑयल रिग को लिफ्ट कर चुका था, टेक्टोनिक प्लेट्स को मूव कर चुका था, स्टेफन वुल्फ का वो हाल कर चुका था जो पूरी लीग मिलके नहीं कर पाई, एक रॉकेट को लिफ्ट कर चुका था एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात अपने आप को मार चुका था डूम्सडे को मार के। एंड सुपरमैन के ये सब फीट उसे कैप्टन मार्वल से स्ट्रेंथ में बहुत आगे कर रहे हैं, क्योंकि आप खुद ही सोचो कि कैप्टन मार्वल के हमने बहुत ही बेसिक से फीट अभी तक देखे हैं एमसीयू में कैप्टन मार्वल के नजरिए से, जिस वजह से सुपरमैन के टेक्टोनिक प्लेट्स को मूव करने वाले फीट, बैटमैन का ये कहना कि सुपरमैन प्लैनेट के जितना पावरफुल है, ये सब सुपरमैन के फीट उसे कैप्टन मार्वल से स्ट्रेंथ में बहुत ही ज्यादा आगे करते हैं। अगर हम सेकंड पॉइंट स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस को कंपेयर करते हैं तो उसमें पता है कि ज्यादा आगे कौन है, वो है सुपरमैन। क्योंकि अगर पहले बात करते हैं कैप्टन मार्वल की, तो कैप्टन मार्वल स्पीड ऑफ साउंड से थोड़ा तेज ट्रैवल कर सकती है, लेकिन कितना? अब कुछ थ्योरीज ऐसा कहती है कि एमसीयू में कैप्टन मार्वल 3 इंटू स्पीड ऑफ साउंड से ट्रैवल कर चुकी है। चलो हम मान लेते हैं कि कैप्टन मार्वल इतनी तेज है, लेकिन क्या इतनी स्पीड काफी है मैन ऑफ स्टील को हराने के लिए? अगर मुझसे कोई पूछे तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि सुपरमैन ने फ्लैश को डिटेक्ट कर लिया था एंड फ्लैश और कोई नहीं बल्कि फास्टेस्ट मैन अलाइव है एंड सुपरमैन की स्पीड इस फ्लैश के लेवल की थी एंड इसके रिफ्लेक्सेस भी फ्लैश से मैच हो रहे थे, जो बातें बताती है कि सुपरमैन स्पीड में कैप्टन मार्वल से बहुत आगे है। लेकिन हाँ, मैं आपका एक डाउट क्लियर कर देता हूँ कि सुपरमैन इस टाइम पे स्पीड ऑफ लाइट के आसपास है, ना कि स्पीड ऑफ लाइट को क्रॉस कर चुका है या उसकी स्पीड ऑफ लाइट है, क्योंकि फ्लैश की इस टाइम स्पीड ऑफ लाइट नहीं थी। फ्लैश एक्चुअली में स्पीड ऑफ लाइट से तेज ट्रैवल किया था इस मूवी के लास्ट सीन में। तो हाँ, मतलब जो जस्टिस लीग स्नाइडर कट के लास्ट सीन के पहले वाला फ्लैश था वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल नहीं करता था, लेकिन तब भी सुपरमैन की स्पीड बहुत ज्यादा मैसिव है, जो कैप्टन मार्वल से तो बहुत ही ज्यादा तेज है। तो अगर हम अपने थर्ड पॉइंट ड्यूरेबिलिटी को कंपेयर करते हैं तो ये दोनों ही कैरेक्टर बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल हैं। अब सुपरमैन ने स्टेफन वुल्फ के एक्स को अपनी छाती में रोक के रखा। सुपरमैन ने एक न्यूक मिसाइल से सर्वाइव किया था, लेकिन हाँ, हमें ये मानना पड़ेगा कि इस काम के लिए उसे सन की जरूरत पड़ी थी। मतलब अगर सुपरमैन इस टाइम एब्सेंस ऑफ सन होता तो हो सकता उसकी डेथ हो जाती, लेकिन यहाँ पे सन का रेडिएशन बहुत ज़्यादा था, जिस वजह से सुपरमैन बहुत जल्दी हील हो गया। इसके ऊपर इन दोनों ही कैरेक्टर के ऊपर अर्थ के किसी भी वेपन का असर नहीं होता। और अगर हम कैप्टन मार्वल की बात करते हैं तो कैप्टन मार्वल ने पावर स्टोन का एक पंच खाया था, लेकिन उससे भी कैप्टन मार्वल को ज्यादा कुछ नहीं हुआ। प्लस जब अवेंजर्स एंड गेम के बैटल में थैनोस ने इसके ऊपर हेडबट मारा था तो उस हेडबट से ये हिली तक नहीं। एंड ये सब बातें प्रूव करते हैं कि कैप्टन मार्वल भी सचमुच बहुत ड्यूरेबल है।
इसके ऊपर एक और अमेजिंग फैक्ट कि जब थैनोस की स्पेसशिप ने कैप्टन मार्वल के ऊपर अटैक किया था तो थैनोस की स्पेसशिप की मिसाइल भी कैप्टन मार्वल का बाल भी बांका नहीं कर पाई। लेकिन कैप्टन मार्वल को आई थिंक इस ड्यूरेबिलिटी पॉइंट में थोड़ा सा आगे करते हैं क्रिप्टोनाइट, क्योंकि अगर सुपरमैन पे सुपरमैन के प्लेनेट के मटेरियल क्रिप्टोनाइट का यूज किया जाए तो सुपरमैन उसे सिंपल ह्यूमन के बराबर ही हो जाता है एंड उसे उससे मारना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं क्रिप्टोनाइट को ऐड नहीं करने वाला, क्योंकि क्रिप्टोनाइट कोई छोटा मोटा मटेरियल नहीं जो हर जगह मिल जाए, ये एक बहुत ही रेयर मटेरियल है। लेकिन हम इस बैटल को ऑल कवर डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए हमें एक और बात डिस्कस करनी पड़ेगी जो कि है सुपरमैन की सेकंड डिसएडवांटेज। एंड सुपरमैन का सेकंड मेजर डिसएडवांटेज है कि सुपरमैन अगर ज्यादा देर तक एब्सेंस ऑफ सन रहा तो उसकी ड्यूरेबिलिटी धीरे धीरे घटती जाती है। मतलब अगर वो सन के प्रेजेंस में ज्यादा देर तक प्रेजेंट ना रहा तो उसकी ड्यूरेबिलिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी एंड एक पॉइंट ऐसा आएगा जब उसकी ड्यूरेबिलिटी सिंपल ह्यूमन के लेवल की हो जाएगी। एंड अगर ऐसा पॉइंट आता है तो कैप्टन मार्वल की ड्यूरेबिलिटी उसके ऊपर भारी पड़ने वाली है, क्योंकि कैप्टन मार्वल की ड्यूरेबिलिटी हर समय सेम ही रहती है, वो सुपरमैन की तरह हर जगह बदलती नहीं रहती, जिस वजह से ड्यूरेबिलिटी पॉइंट मुझे कैप्टन मार्वल को देना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर हम इनके बैटल को इसी तरह डिस्कस करते हैं तो स्ट्रेंथ एंड स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस वाले पॉइंट भी कैप्टन मार्वल को देने पड़ेंगे अगर इनका बैटल ज्यादा देर तक एब्सेंस ऑफ सन में होता है। लेकिन उन बातों को छोड़ो, इस बैटल का कंक्लूजन आने वाला है जहाँ पे हम हर टाइप के बैटल को डिस्कस करने वाले हैं, तो तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगा। और अगर हम अपने नेक्स्ट पॉइंट एक्सपीरियंस एंड स्किल्स को कवर करते हैं तो ये कैप्टन मार्वल को जाएगा, क्योंकि सुपरमैन कैप्टन मार्वल के जितना एक्सपीरियंस एंड स्किलफुल नहीं है, क्योंकि कैप्टन मार्वल सुपरमैन के मुकाबले में बहुत ही पुरानी कैरेक्टर है। तो अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट को कवर करते हैं, फोटोन फिस्ट वर्सेस सुपरमैन हीट विजन। तो बेसिकली अगर हम इन दोनों चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो हमें इनके टेम्परेचर के बेसिस में इन्हें कंपेयर करना पड़ेगा। तो जो कैप्टन मार्वल का फोटोन ब्लास्ट है उसका बेस टेम्परेचर या आपको उसका एवरेज टेम्परेचर होता है 3000 डिग्री सेल्सियस, लेकिन सुपरमैन के हीट विजन का एवरेज टेम्परेचर माना गया 5000 डिग्री सेल्सियस एंड इन दोनों डिग्री में 2000 डिग्री सेल्सियस का फर्क है, जिस वजह से सुपरमैन का हीट विजन कैप्टन मार्वल के फोटोन फिस्ट पे भारी है। तो इतना ज़्यादा ज्ञान पहनने के बाद अब हम आ जाते हैं अपने फाइनल कंक्लूजन पे। तो बेसिकली मैंने इस फाइट को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, मतलब इस फाइट की टोटल 3 पॉसिबिलिटीज निकाली हैं। तो बात करते हैं पहली पॉसिबिलिटी की। तो पहली पॉसिबिलिटी एकदम सिंपल एंड बेस है कि अगर इन दोनों कैरेक्टर्स का कंपैरिजन या इन दोनों कैरेक्टर्स की फाइट अर्थ में ही हो रही है, तो अगर इन दोनों कैरेक्टर्स की फाइट अर्थ में हो रही है तो सुपरमैन कैप्टन मार्वल को हरा देगा, क्योंकि अर्थ में सन की वजह से सुपरमैन की स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस कैप्टन मार्वल से तेज रहेंगे। अब तुम इस तरह से समझो कि अगर कैप्टन मार्वल कोई भी अटैक करेगी तो सुपरमैन की स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस इतने तेज है कि कैप्टन मार्वल उसे देख ही नहीं पाएगी। मतलब सुपरमैन के ऊपर कैप्टन मार्वल के बहुत से अटैक तो लगेंगे ही नहीं, लेकिन ऐसा बहुत से चांसेस है कि सुपरमैन के ऊपर कुछ अटैक लगे। लेकिन अगर वो अर्थ में लड़ रहा है तो सुपरमैन के ऊपर भले 2-3 अटैक लग जाएं, लेकिन सुपरमैन के ऊपर उन अटैक का ज्यादा असर नहीं होने वाला, क्योंकि हम इन दोनों कैरेक्टर्स के टेम्परेचर्स को डिस्कस कर चुके हैं, जहां पे सुपरमैन के पास 2000 डिग्री सेल्सियस की लीड थी। एंड इसके ऊपर आपको पता ही है कि यहाँ पे हमने ब्लैक सुपरमैन को ऐड किया है। मतलब ब्लैक सुपरमैन यानी ब्लैक कलर हीट से बहुत ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा, जिस वजह से सुपरमैन के और भी चांसेस बनेंगे। इसके ऊपर जिस तरह से सुपरमैन पंचिस मारता है तो बहुत से फोर्स फील्ड क्रिएट होती है एंड कैप्टन मार्वल को भी वो वैसे पंचिस टकाएगा एंड कैप्टन मार्वल एक टाइम पे ढेर हो जाएगी, क्योंकि भले कैप्टन मार्वल उसे बहुत ही ज़्यादा लंबी फाइट दे सके, लेकिन ज़्यादा टाइम तक वो सुपरमैन से नहीं जीत सकती। एंड इन सब पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद अगर इनका बैटल अर्थ में होता है यानी एब्सेंस ऑफ सन होता है, तो इस बैटल का क्लियरली विनर सुपरमैन होने वाला है अपनी स्ट्रेंथ एंड स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस की मदद से। तो अब बारी आती है सेकंड पॉसिबिलिटी की, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि अगर इनकी फाइट किसी डार्क प्लेनेट पे हो रही है जहाँ पे सन का एब्सेंस है, तो उस टाइम पे बैटल कौन जीतेगा। तो बेसिकली अगर हम ध्यान से सोचेंगे तो इस पॉसिबिलिटी में ही 2 पॉसिबिलिटीज और निकल के आएंगी। पहली कि सुपरमैन उस डार्क प्लेनेट पे कितनी देर से है, मतलब अगर सुपरमैन को उस प्लेनेट पे आए हुए कुछ टाइम हुआ है, मतलब कुछ 15-20 मिनट, और वो कैप्टन मार्वल से लड़ रहा है, तो उसकी पावर उतनी कम नहीं होगी। मतलब 10-15 मिनट पहले सुपरमैन सन के प्रेजेंस में था, लेकिन 10-15 मिनट बाद वो सन के एब्सेंस में आ गया। तो यहाँ पे हम इस पॉसिबिलिटी को डिस्कस कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर ऐसा होगा तो सुपरमैन के पास लगभग उतनी ही पावर रहेगी, मतलब अभी उसे इस प्लेनेट में आए हुए सिर्फ 10 से 15 मिनट हुआ होगा, जिस वजह से उसकी स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस उसी तरह से काम करेगी एंड वो कैप्टन मार्वल को डिफेट कर देगा। लेकिन मैंने आपको बताया था कि इस पॉसिबिलिटी में 2 पॉसिबिलिटीज हैं।
एंड सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि अगर सुपरमैन किसी डार्क प्लैनेट पे बिना सन के बहुत ज़्यादा दिनों से या 1 2 या 3 4 दिनों से रह रहा है और उस टाइम पे या उस सिनेरियो पे उसके फाइट कैप्टन मार्वल से होती है तो कैप्टन मार्वल जीत जाएगी। मतलब आप इस बात को ध्यान से समझो कि अगर सुपरमैन बहुत ज़्यादा टाइम से किसी डार्क प्लैनेट पे है, मतलब सन के एब्सेंस में बहुत ज़्यादा टाइम से है, तो कैप्टन मार्वल उसे डिफीट कर देगी। क्योंकि मैंने आपको बताया कि सन के एब्सेंस में धीरे धीरे करके उसकी पावर्स एंड एबिलिटीज कम होती जाती है एंड एक स्पेसिफिक पॉइंट ऐसा आता है जब वो एक ह्यूमन के बराबर हो जाता है। एंड अगर सुपरमैन बहुत ज़्यादा दिनों से सन के एब्सेंस में होगा एंड किसी डार्क प्लैनेट पे उस टाइम पे कैप्टन मार्वल से लड़े तो तब कैप्टन मार्वल जीतेगी, ना कि तब जब सुपरमैन को किसी प्लैनेट को छोड़े हुए सिर्फ 10-15 मिनट हुए हैं एंड वो इस डार्क प्लैनेट पे आया है। एंड अब मैं एक रिकैप करता हूँ ताकि आपको सब कुछ एकदम अच्छे से समझ आ जाए। तो पहला राउंड था, यानी पहली पॉसिबिलिटी थी कि इनका बैटल अर्थ में हो रहा है, तो वहाँ पे सुपरमैन जीत गया। एंड अब इस पॉसिबिलिटी को फिर जो तेल ले रहे हैं, इस पॉसिबिलिटी से अब हमें कोई मतलब नहीं। अब हम अपनी सेकंड एंड कंफ्यूजिंग पॉसिबिलिटी को डिस्कस करते हैं। तो अपनी ये जो सेकंड पॉसिबिलिटी थी, इसके 2 पॉसिबिलिटी निकल के आई, मतलब इससे 2 दरवाजे और खुले। जहाँ पे जो पहला दरवाजा था वो ये बोल रहा है कि सुपरमैन सन के एब्सेंस में अभी कुछ ही टाइम से आया है, मतलब 10-15 मिनट या 20-25 मिनट से सुपरमैन सन के एब्सेंस में है और इस पॉइंट पे वो कैप्टन मार्वल से फाइट कर रहा है। तो ऐसे तो उसकी स्पीड, रिफ्लेक्सेस, स्पिन, ड्यूरेबिलिटी वगैरह सब कुछ एकदम उस लेवल का ही होगा, जिस वजह से वो कैप्टन मार्वल को हरा देगा। लेकिन जो अपना सेकंड दरवाजा है, दूसरी साइड वाला दरवाजा है, वो दरवाजा ये बोलता है कि सुपरमैन किसी पर्टिकुलर डार्क प्लैनेट पे बहुत ज़्यादा टाइम से फंसा हुआ है या बहुत ज़्यादा टाइम से है, जिस वजह से कैप्टन मार्वल तो उतनी पावरफुल रहेगी, लेकिन सुपरमैन ज़्यादा देर तक, ज़्यादा दिनों तक सन के एब्सेंस में लगभग एक सिंपल ह्यूमन बन जाएगा, जिस वजह से कैप्टन मार्वल उसे हरा देगी। तो आई होप तुम्हें ये तीनों पॉसिबिलिटीज अच्छे से समझ आ गई होगी कि हमने यहाँ पे क्या क्या डिस्कस किया। तो अब हम अपने सेकंड कंपैरिजन को करते हैं, जो कि है कैप्टन मार्वल वर्सेस थॉर। तो अगर हम स्ट्रेंथ को कंपेयर करते हैं तो कैप्टन मार्वल की स्ट्रेंथ तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, लेकिन अगर हम थॉर की बात करें तो थॉर ने नेडा वैली की इन रिंग्स को मोड़ा था, जिनका वेट प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट के जितना कंज्यूम किया जाता है। इसके ऊपर इसने रॉकेट की स्पेसशिप को एक बेब्लेड की तरह घुमा दिया। एंड मेनली ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थॉर के नीडा वाले रिंग्स को मोड़ने वाला फीट कैप्टन मार्वल के हर एक फीट पे भारी है, जिस वजह से ये पॉइंट थॉर का है। एंड जहाँ तक हम ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं तो ड्यूरेबिलिटी राउंड भी थॉर को जाएगा। अब देखो, कैप्टन मार्वल की हमने ड्यूरेबिलिटी की बहुत सी चीज़ें डिस्कस की कि वो थैनोस के हेडबट से सर्वाइव कर सकती है एंड पावर स्टोन के पंच से, लेकिन थॉर ने पावर स्टोन के टच को अपने माथे में सहा था, जिस वजह से वो भी कैप्टन मार्वल के पंच के बराबर ही हुआ। लेकिन अगर हम बात करते हैं थॉर की एक और बहुत ही बड़े फीट की, तो वो है न्यूट्रॉन स्टार की रेडिएशन को डिफेंड करना। एंड बिलीव मी कि ये वाला फीट इसकी ड्यूरेबिलिटी को कैप्टन मार्वल से बहुत ज़्यादा आगे कर देता है, क्योंकि देखो, कोई भी न्यूट्रॉन स्टार तभी बनता है जब उसमें सुपरनोवा हो, यानी उसका एक्सप्लोजन हो, जिस वजह से हमारा कोई भी स्टार सुपरनोवा होने के बाद न्यूट्रॉन स्टार बनता है। एंड इस पर्टिकुलर टाइम पे किसी भी न्यूट्रॉन स्टार का जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो होता है अराउंड 60,000 केल्विन्स। एंड अगर हम इसे कन्वर्ट करते हैं तो वो निकल के आएगा 5,50,000 या अराउंड 6 लाख डिग्री सेल्सियस के बीच। मतलब थॉर की बॉडी इतनी ज़्यादा ड्यूरेबल है, जिस वजह से ड्यूरेबिलिटी पॉइंट मिलेगा थॉर को। लेकिन अगर हम अपने स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस वाले पॉइंट को कंपेयर करते हैं तो इसमें कैप्टन मार्वल थॉर को बीट कर देती है। अब ऐसा मत बोलना कि थॉर भी बहुत ज़्यादा तेज फ्लाई करता है। तो देखो, एमसीयू में थॉर की मैक्स स्पीड जो काउंट हुई है वो है 777 माइल्स पर आवर, जो काउंट हुई थी सर्टर के इस ड्रैगन के खिलाफ, जब थॉर इस ड्रैगन के आगे था और ड्रैगन इसे चेस कर रहा था। लेकिन कैप्टन मार्वल की मैक्स स्पीड मानी जाती है 3 इंटू स्पीड ऑफ साउंड। तो मतलब जो थॉर की स्पीड थी 777 माइल्स पर आवर, अगर हम उस स्पीड को इसमें कन्वर्ट करते हैं तो उसकी स्पीड आएगी 1 इंटू स्पीड ऑफ साउंड। तो कैप्टन मार्वल की तो 3 इंटू स्पीड ऑफ साउंड है, जिस वजह से स्पीड वाला पॉइंट कैप्टन को जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं रिफ्लेक्सेस की तो उसमें थॉर आगे रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं अपने नेक्स्ट 2 पॉइंट भी जोड़ना चाहूंगा, एक्सपीरियंस, स्किल्स एंड रिफ्लेक्सेस के। बेसिकली एक्सपीरियंस, स्किल्स एंड रिफ्लेक्सेस में थॉर कैप्टन मार्वल से आगे है, क्योंकि थॉर ने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। उसके पास 1500 साल का एक्सपीरियंस है, जिसमें उसने 3000 विलन्स का सफाया किया है। मतलब उसके पास लड़ाई करने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस तो है। वो वॉरियर है, जिसकी वजह से वो स्किलफुल तो है, लेकिन इसके साथ साथ उसके रिफ्लेक्सेस भी गॉड लेवल है। मतलब एक गॉड होने की वजह से और 1500 साल के एक्सपीरियंस की वजह से उसके रिफ्लेक्सेस एंड वॉरियर स्किल्स कैप्टन मार्वल से बहुत ज़्यादा आगे हैं।
तो अब हम कंपेयर करते हैं फोटोन और लाइटनिंग को। तो फोटोन का जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो मैंने आपको बता दिया कि फोटोन एनर्जी का एवरेज टेम्परेचर होता है 3000 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर हम अपने थॉर के लाइटनिंग के टेम्परेचर की बात करते हैं तो वो सच में बहुत ही ज़्यादा होता है। अब एक एवरेज लाइटनिंग स्ट्राइक का टेम्परेचर अराउंड 30,000 डिग्री सेल्सियस माना गया है। एंड बेसिकली थॉर की पावर तो और ज़्यादा है, जिस वजह से थॉर का टेम्परेचर तो इससे बहुत ही ज़्यादा होगा। मतलब अगर इतना भी होता है तब भी कैप्टन मार्वल से तो आगे ही है। लेकिन चलो अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की। तो मुझे नहीं लगता कि थॉर की लाइटनिंग का कैप्टन मार्वल पे असर होगा, क्योंकि कैप्टन मार्वल उसकी लाइटनिंग को एब्जॉर्ब कर सकती है एनर्जी एब्जॉर्प्शन एबिलिटी से। एंड थॉर की स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, वॉरियर स्किल्स और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसका एक्सपीरियंस कैप्टन मार्वल से बहुत ज़्यादा है। एंड एक्सपीरियंस ज़्यादा होने की वजह से उसे पता है कि कैप्टन मार्वल से किस तरह लड़ाई करनी है। इसके ऊपर थॉर किसी भी वेपन को कंट्रोल कर सकता है या किसी भी वेपन को बहुत अच्छी तरह चला सकता है, जिस तरह उसने इन चाकू छुरियों को चलाया था थॉर रैग्नारोक में। हाँ, तलवारें थी ये। लेकिन टिल एंड थॉर के पास इस फाइट में एक अपर हैंड रहेगा और वो है थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर। अब बेसिकली यहाँ पे हमने इन्फिनिटी वॉर थॉर को ऐड किया है, मतलब थॉर के साथ हमें उसका स्टॉर्म ब्रेकर देना पड़ेगा। एंड स्टॉर्म ब्रेकर के साथ सचमुच थॉर अनस्टॉपेबल है। थॉर और स्टॉर्म ब्रेकर के कॉम्बो से आउटराइडर्स का ये हाल हो सकता है, थैनोस के इतनी बड़ी शिप्स का ये हाल हो सकता है, एंड 6 इन्फिनिटी स्टोन के रेडिएशन को डिफेंड करते हुए थैनोस का ये हाल हो सकता है। एंड ये सब चीज़ें प्रूव करती हैं कि थॉर और स्टॉर्म ब्रेकर कैप्टन मार्वल से तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। एंड इसके ऊपर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि थॉर के पास बायफोस्ट है। मतलब अगर बायफोस्ट को एक प्लैनेट पे ज़्यादा देर तक खोल के रखे तो प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो जाए। कैप्टन मार्वल तो दूर की बात है, जिस वजह से इतने ज़्यादा एडवांटेजेस की वजह से थॉर कैप्टन मार्वल पे आई थिंक भारी पड़ने वाला है, जिस वजह से थॉर कैप्टन मार्वल को हरा देगा। एंड अगर और जानना है तो व्हाट इफ का एपिसोड 7 भी तुम लोग देख सकते हो, थॉर वर्सेस सुपरमैन। बट वेट, इस कंपैरिजन को तो मैं पहले ही कर चुका हूँ, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में दिख रहा होगा। एंड इस कंपैरिजन में आपको डबल मजा आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ ब्लैक सूट सुपरमैन और इन्फिनिटी वॉर थॉर का ही नहीं बल्कि इनके मूवीज के नॉर्मल वर्जन का भी कंपैरिजन किया है। तो अगर आपको और ज़्यादा वीडियो देखना है तो आप उस वीडियो को देख सकते हो कि थॉर और सुपरमैन की फाइट का विनर कौन होने वाला है। लेकिन आज के इस वीडियो में इतना ही। लेकिन लास्ट में तो मैं फिर से यही कहूँगा कि ये तो मेरा पर्सनल ओपिनियन था। आपको क्या लगता है? आप अपना पर्सनल ओपिनियन हमें कमेंट में जरूर से जरूर शेयर करना। तो ये था एक कंप्लीट वीडियो जहाँ पे हमने थॉर वर्सेस सुपरमैन वर्सेस कैप्टन मार्वल का कंपैरिजन किया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर ऑन कर देना। एंड नेवर फॉरगेट, इट्स योर सुपर स्टूडियोज एंड यू ऑल आर सुपर हीरोज 10। सो एस 10 assembled.